हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 ऑफ ऑडिट, बैंक ऑडिट, जिसके अंदर आते हैं 7 कंसेप्ट। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखिए। इस चैप्टर की वेटेज 12 से 18 नंबर है, लेकिन वो किसके साथ है? विद चैप्टर नंबर 9 है। तो हम इसे हैंड रिटन सारी रिवीजन करेंगे आपके साथ। लेट्स स्टार्ट द गेम। कंसेप्ट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 के अंदर सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आ जाता है 1.1, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स की टाइप्स। तो भैया नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आ गया जी आपका कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक ऑब्वियसली हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा यही है, मोस्ट वाइड स्प्रेड। नंबर 2, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कहें, सर्विसेज कहें, तो ये प्रोवाइड करते हैं जनता को। और सारे बाकी आप जानते हैं, इनके हर बैंक के 2 ही मेन फंक्शन होते हैं, दैट इज डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसी पैसे से लोगों को लोन दे देना। तो दूसरा ग्रांटिंग, जिसके लिए लोन की बजाय हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए, एडवांसेस, राइट। और एग्जाम्पल की बात करें तो आप दुनिया भर के प्राइवेट बैंक्स को आप जानते ही हो, चाहे वो आईसीआई, जरूरी नहीं है वो प्राइवेट हो, इट मे बी व्हाट, सरकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। नंबर 2 हमारे आरआरबी, पूरा लिखना चाहें आपके ऊपर है, रीजनल रूरल बैंक्स। तो आरआरबी जो है वो किसके लिए है? नाम से पता चल रहा है, रूरल एरिया को ये कैटर करेंगे, राइट। तो रूरल एरिया को कैटर करना या सर्व करना कह लीजिए, उनकी नीड्स को। और एग्जाम्पल की बात करें तो एक आधा मैं लिख देता हूं, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक। नंबर 3 कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए, कोऑपरेटिव बैंक होते तो ये कमर्शियल बैंक की तरह ही है, ये मत भूलिए। तो बेसिक सी चीजें तो पता होनी चाहिए। तो लाइक ये कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही है तो ये कमर्शियल, क्योंकि सुविधाएं तो वही देते हैं। लेकिन इनका मेन क्या है? इनका मेन जो मोटो है वो है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, सबका साथ सबका विकास। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे ये बैंक क्या होते हैं? सेटअप होते हैं। और इनको सेटअप करने के लिए अलग से क्या है? एक्ट है, और वो भी क्या है? 2 है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912, और दूसरा आ जाता है आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये है 2002 का। आपने पूरा लिखना हो तो पूरा लिख सकते हैं नाम, राइट। तो अगेन ये बेसिकली किसको कैटर करेंगे? तो जैसे आरआरबी था उसी तरह से है, ये कैटर करेंगे एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर के लिए। और इसके भी अगर हम एग्जाम्पल लिख दें तो एग्जाम्पल में आ गया आपका, तो जैसे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नंबर 4 पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स क्या है? यहां पे ये बैंक्स जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो है रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स। कुछ इनके ऊपर रोक है कि पैसा तो ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ले सकते हैं। कहने का मतलब यहां पे आप ओपन करवा सकते हो कौन से अकाउंट का?
सा अकाउंट स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कांट, ये बैंक्स ग्रांट नहीं करेंगे लोन। और बेस्ट एग्जाम्पल ले लें आज के दिन तो आप कह लीजिए पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। देन आ गया जी हमारा डेवलपमेंट बैंक्स, नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट। तो ये बैंक स्पेशल बनाए गए हैं कि ये क्या देंगे, इंफ्रा फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये बैंक बने हैं ताकि देश की अच्छी हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एग्जाम्पल के रूप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कह लो, सिडबी कह लो, आईडीएफसी कह लो। देन आ गया जी आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस नाम से पता चल रहा है, तो ये है बेसिकली किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, छोटे छोटे लोगों तक पैसा पहुंच सके, या यूं कह लीजिए अनसर्व्ड सेक्टर कह लो, जिनको लोन लेने में दिक्कत आती है। आप यूं कह लीजिए जैसे आप कहते हो छोटे किसान, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मार्जिनल फार्मर्स, या यूं कह लो आप एमएसएमई, ये तो जानते होंगे सारे आप, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट। और एग्जाम्पल में आजकल फेमस आपको दिखता है एयू, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये थे टाइप्स ऑफ बैंक, राइट। इसके बाद इसी कंसेप्ट 1 में, क्योंकि एक तरह से कह लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जाएंगे, तो कंसेप्ट 1 ही चल रहा है। तो कंसेप्ट 1 में अगला हमारी जो चीज आ जाती है, डेट इज, हम बात करेंगे आरबीआई के ऊपर, राइट। सो ऑन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। और ये किसके लिए है, ये कंट्री के लिए है। ये किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, चाहे आप सेंट्रल हैं चाहे क्या है स्टेट गवर्नमेंट है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से तो लिख रहा हूं क्योंकि जैसे स्टडी मैट में है, ताकि कोई छोटा सा इस तरह से प्रश्न आए कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसडीआर। अब ये क्या चीज बनी, एस से इन्हें करना है सुपरवाइज, डी से देनी है डेवलपमेंट, और आर से इन्हें करना है रेगुलेट। 3 काम इसे इन्हें करने हैं। अब किसको करना है, एसडीआर ऑफ, तो वैसे तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, देश की क्या हो मॉनेटरी पॉलिसीज हो, तो उनका इन्हें एसडीआर करना है। देन आते हैं इनके फंक्शंस। देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फंक्शंस वगैरह को एक ही बात हो जाती है, बट इस तरह से अगर आईसीआई एग्जाम में डाल दे तो मेरे को उसी हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि भाई करेंसी से रिलेटेड 2 काम करने हैं। एक, उसे इश्यू करना, इश्यूएंस, और दूसरा उसे क्या करना,
रेगुलेट। देन आ गया इसी फंक्शंस के अंदर, वैसे तो ये ऊपर मैंने लिख दिया था लेकिन सेम पॉइंट है। आप क्या हैं, एक तरह से आप बैंकर हैं। किसके बैंकर हैं भाई? पूरे देश के हैं, सरकार के हैं, गवर्नमेंट दोनों, सीजी एसजी। आप बैंकर हैं किसके लिए? सारे बैंक्स के लिए। गवर्नमेंट के भी हैं, बैंक्स के भी हैं, ऑब्वियसली एनबीएफसी कह लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह लो, उन सब के लिए हैं। देन तीसरी बात, कोई भी नया बैंक, न्यू, चाहे बैंक खुलना हो, चाहे उसकी ब्रांच ने ओपन होना है, क्लोज करना है, तो भाई साहब आपको क्या लेनी है? लाइसेंसिंग। स्वाभाविक है आरबीआई से। और नंबर 4, एक बढ़िया इनकी पावर आती है, पावर ऑफ इंस्पेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे स्टार ले लीजिएगा पॉइंट को। पावर ऑफ इंस्पेक्शन नेचुरल है, सारे बैंक आपके बच्चे हैं तो आप उनको इंस्पेक्ट करते रहेंगे। इसी में छोटा सा एक और अगला कंसेप्ट अगर हम ले लें, दैट इज बैंक के जो काम है, जिसे हम कहेंगे बैंकिंग ऑपरेशंस, डिपॉजिट करवाना, लोन लेना वगैरह, तो ये आप कहां करेंगे? सो बैंकिंग जो ऑपरेशंस हैं, ये ध्यान रखिए, ओनली, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली एट ब्रांचेस होते हैं। कहने का मतलब अदर ऑफिसेस, जिसे आप आसान भाषा में कह सकते हैं हेड ऑफिस। तो जो बैंक का हेड ऑफिस है उसका फंक्शन क्या है? वो है एक तरह से ब्रांचेस को कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कह लीजिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना वो लोग करेंगे। किस तरह से करेंगे? जैसे जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ले डाउन करना है, पीपी, ये लिख देता हूं पूरा, पॉलिसीज, प्रोसीजर, तो ये सब कुछ मैनेज करना इनका काम है। इन्हीं का काम है हेड ऑफिस का देखना सारे क्या हो, कंप्लायंसेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब भी हम कंप्लायंसेस कहते हैं तो मतलब क्या आ गया? लीगल आ गया। देन इन्हीं का काम है देखना कि सारे ब्रांचेस अपने बुक्स बनाएंगे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या यूं कह लीजिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह जो भी फॉलो करनी है। देन क्योंकि आप हेड ऑफिस हैं तो आप क्या कर सकते हो? डेलीगेशन कर सकते हो। किस चीज का डेलीगेशन? हमेशा किया जाता है अपनी पावर्स का, ठीक है? तो आप अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकते हो और आप फिक्स कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा। देन आप क्या करेंगे? आप करेंगे एसडीआर, सेम वही चीज, सुपरविजन, डायरेक्शन कहें, डेवलपमेंट कहें, रेगुलेट करना, सारी की सारी क्या इन ब्रांचेस की एक्टिविटीज। क्योंकि मेन पॉइंट देखिए इंटरनल कंट्रोल है, तो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एक चीज और मैं डाल दूं, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्या होती है, डेविएशन होती है, तो उनको किस तरह से आपने क्या करना है, डील करना है, ये सब आप देखेंगे। देन क्योंकि हम बात कर रहे थे कंप्लायंसेस लीगल, या जिसे हम कह देते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो देखिए कंसेप्ट पहला ही चल रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जाएंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आपने कंप्लायंसेस करने हैं।
तो यहां लीगल की बात हो रही है, लीगल कंप्लायंसेस की। तो यहां पे सिर्फ हम एक्ट्स का क्या लिखने वाले हैं, नाम लिखने वाले हैं, राइट। तो लगभग कह लीजिए हमें ये 12 एक्ट्स का नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं आपका मेन एक्ट कौन सा आ गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, और उसके बाप का नाम है आरबीआई एक्ट 1934 का है। और नेचुरल है कि आप क्या है, आप कंपनीज हैं, राइट। तो ये भी याद रखिए आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 भी लगता है, और आप इंसॉल्वेंट हो गए तो उसी से रिलेटेड एक्सटेंशन आईबीसी 2016 का लग जाता है, राइट। और देन क्योंकि सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो शुरू से सरकारी था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1955 का रहा है। और बैंक्स क्या हुए, नेशनलाइज्ड हुए। नेशनलाइज्ड बैंक के लिए 2 कानून बने हैं, एक बना बैंकिंग कंपनी, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम ही है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुई 1970 में, और अगला भी सेम ही आ जाएगा, फर्क इतना है वो आ गया 1980 के अंदर, राइट। एंड देन थोड़ी सी कहानी कुछ यूं कह लीजिए वो कैसे चेंज होती है नई सेंचुरी में अगर हम बात करें, तो कुछ ये और आपके एक्ट बनाए गए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और लिख देनी चाहिए थी मुझे, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये 1976 के हैं। देन आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। देन आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। पीएमएल एक्ट पता होना चाहिए 2002 का, और इसी का एक भाई और पता होना चाहिए, डेट इज सरफाइसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ईयर देखिए सेम ही था 2002 का। और इसके बाद आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन इन्फो कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का। एंड देन आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007। तो कुछ आपको याद रह जाएंगे, विल बी गुड। तो अगेन अ स्मॉल क्वेश्चन, पेक्यूलियरिटीज, जिसका मतलब है कुछ खास बातें, पेक्यूलियरिटीज जो कि क्या है, इन्वॉल्व है। किस में इन्वॉल्व है, नेचुरल है, बैंक के ऑपरेशंस में, उसके काम में, एंड बैंक के ऑडिट में। कुछ खास बातें जिसके लिए हम कोड की इस्तेमाल करते हैं, वी आई साइलेंट रह जाएगा, वी आई पी, और जैसे आपकी बिग 5 में आ जाती है जीटी। तो वी से आपका क्या देखिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है, वॉल्यूम किस चीज का, ट्रांजैक्शंस का, नेचुरल है वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, एंड स्वाभाविक है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस भी रहेंगी। देन अगेन वी से क्योंकि वी आई इसलिए सेट हो जाता है, विजिलेंस, तो विजिलेंस इस पे स्ट्रिक्ट रहेगा, इसलिए इतने सारे एक्ट्स की बात हो रही है। एंड पी से हो गया, आप जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा हमने पहले भी लिखा, वो क्या है, एक लार्ज उसकी क्या है, रेंज है। देन आ गया जी से, जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल आपका जो एरिया है स्वाभाविक है वो क्या है, वाइड है, क्योंकि आपकी दुनिया भर की ब्रांचेस खुलती हैं, आपका नेटवर्क, या आप एरिया कहें, नेटवर्क वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको
बेहतर हो जाए, दोनों भी लिख सकते हैं। और टी से आ गया टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सटेंसिव यूज हो गया, बहुत ज्यादा। देयर आफ्टर आप ऑडिटर हैं तो स्वाभाविक आप बनाएंगे अपनी रिपोर्ट। तो भैया आप अपनी रिपोर्ट तो बनाइएगा, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ अलग से रिपोर्टिंग और करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर बात करेंगे हम। सो टाइप्स किस चीज की, ऑफ बैंक ऑडिट की रिपोर्ट्स। एक नॉर्मल जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता वो तो होगा ही होगा, तो वो बिल्कुल मत भूलिए। जो यहां रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बात करें इन एडिशन टू मेन ऑडिट रिपोर्ट, वो तो बननी ही बननी है, ठीक है। SCA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो पूरा लिखना हो आपके ऊपर है। उसे क्या करना है, ये आपको 8 और रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट बनाइएगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम किससे रिलेटेड, FR स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हम बेसिकली कहां पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट के 143 के 3 और उसकी जो सब क्लोज नंबर आ जाती है I के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और भी चैप्टर्स में ये पढ़ते हैं हम। देन भैया आपकी बनती है LFR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसके ऊपर हम बाद में भी लिखेंगे। देन आपकी आ गई SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिपोर्ट्स, ठीक है, SLR रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। देन आ गया आपका जी ट्रेजरी रिपोर्ट, आपकी लिक्विडिटी, ये वो सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यहां बनती है आपकी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो कि RBI के द्वारा बताए जाते हैं, और ये बाद में भी हम पढ़ेंगे। कितने आ जाते हैं भैया, 3 प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो बाद में 3 चीजें आ जाएंगी। देयर आफ्टर आ गया जी आपका, अगर गड़बड़ चल रही है तो इरेगुलरिटी रिपोर्ट। और आखिर में 2 व्यक्तियों की कमेटी बनी थी, उनके ऊपर रिपोर्ट आती है। सबसे पहले आती है घोष कमेटी रिपोर्ट, ठीक है जी। और ये रिपोर्ट बनाई गई थी ऑन फ्रॉड्स। एंड देयर आफ्टर एक व्यक्ति और थे हमारे, जिलानी कमेटी रिपोर्ट। हमारे बच्चे बोल रहे हैं एक और था बंदा, बंदे का नाम नहीं बताएंगे, वो तो मेरे को मालूम भाई। ऑन इंटरनल कंट्रोल कितनी होगी, 3 4 5 6 7 8। इन्होंने नोट्स में इन दोनों को क्या बना के दे रखा है, इकट्ठा बना के दे रखा है, राइट। तो चाहे इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लें तो मैं 8वीं नंबरिंग अलग से कर देता हूं, चाहे इसको, ठीक है। यूं बना के 9 बन जाती हैं। देन आती है CDR रिपोर्ट, ये बनती है रूरल एरियाज के लिए। और यहां CDR गड़बड़ आप कर सकते तो पूरा लिख लेना, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, राइट। तो इसके साथ ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 यहां पे फिनिश होता है। और कंसेप्ट नंबर 2 देखिए, छोटा सा कंसेप्ट है। सो गोइंग टू कंसेप्ट नंबर 2, इसमें एक ही अपना क्वेश्चन बनता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग करनी है, किसकी करनी है, ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आप ऑडिटर हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिए अकाउंटिंग सिस्टम, स्वाभाविक है कहां, बैंक्स में। तो
अंडरस्टैंडिंग में आएंगे बेटा आपके 4 पॉइंट, जहां हम कोड की बनाते हैं। ईडी, अगर आपको याद हो नॉर्मल क्लास में, ईडी आईसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाम की इस तरह की कोड की। तो 4 ही पॉइंट है। तो सबसे पहले है आपका ई से ई बैंकिंग, क्योंकि सब कुछ क्या है, जैसे हमने कहा एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ई बैंकिंग है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इवोल्यूशंस हो रहे हैं नई नई चीजों के, राइट, टेक्नोलॉजीज में तो बहुत सारे इवोल्यूशंस हैं। इसलिए आप क्या दे रहे हो, आप कस्टमर के लिए दे रहे हैं सुविधाएं, एनी टाइम एनीवेयर, कि भैया तुम किसी भी समय, कहीं भी और कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर। सो दैट मीन्स इनको मिल रहा है पूरा कंफर्ट, कन्वीनियंस। तो इसलिए ऑनलाइन सारा सिस्टम एज ए ऑडिटर आपको समझना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसी से आपको क्या मिल रही है, एक्सपेडाइट, जिसका मतलब है फटाफट सर्विसेज। देन आगे बेटा जी आपका डी से रिलेटेड ईडी, दैट इज सिस्टम एंड, डी से आता है आपका डेटा, सिस्टम एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी मेन बात है। तो दैट मीन्स डेटा से रिलेटेड 2 चीजें हमें याद रखनी चाहिए। सी ए, दैट इज उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी, राइट। तो हमें क्या देखना है, जो भी डेटा है ये क्या हो, फ्री फ्रॉम हो, किस चीज से फ्री हो, एरर हो, ओमिशन हो, इरेगुलरिटी हो, फ्रॉड हो। ईडी आईसी। तो नेक्स्ट आ गया आपका आई से रिलेटेड, and that is the easy one, internal control system। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए, 3 चीजें इसके अंदर निकल के आती हैं। दैट इज आर से ये रोबस्ट हो, जिसका मतलब है स्ट्रांग हो, एस से सेफ हो, एस से ही सिक्योर हो। साथ में सी से कन्वीनियंट हो, जैसे वर्ड ऊपर भी थे और ये वर्ड भी ऊपर था, एक्सपेडाइट हो, एक्सपीडिशियस, फटाफट, कि वो बफरिंग वगैरह सच ना हो। तो आपको ये एक कोशिश करनी है, एंडेवर, कि इस तरह का आपका सिस्टम बने। एंडेवर मीन्स आपको ये एफर्ट लगाना है। देन आ गया जी बेटा जी हमारा अगला पॉइंट सी से रिलेटेड, और तो सी से रिलेटेड है कंप्यूटराइज्ड। सारा का सारा आज के दिन क्या हो गया है, एनवायरमेंट हो गया है। ऑडिटर को अंडरस्टैंड करनी है इसके अंदर 3 बातें, तो 3 चीजें इस पॉइंट के अंदर निकल के आएंगे, जिसके फर्दर हम कोड की बना देंगे FAP, फैप। F से आपको क्या करना है, अपने आप को फेमिलियर करना है, कि आप उसे समझें। और किस तरह से समझें, अपने आप को फेमिलियर करवाइए विद RBI की जो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस कह लें, ठीक है जी,
आप नॉर्म्स कह लें, ठीक, बिल्कुल पैरामीटर रेगुलेशन जो भी आप कहना चाहें। और नॉर्म्स आप जानते हैं कितने हैं, 3 हैं, हम बाद में लिखेंगे भी, दैट इज क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड नंबर 3 प्रोविजनिंग, राइट। ए से रिलेटेड है अजम्पशंस, लेकिन इसको थोड़ा सा हम नेगेटिव वे में पढ़ेंगे। अजम्पशन, ऑडिटर, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है नॉट टू टेक। आप इस तरह की एजम्पशन मत लीजिए। कौन सी एजम्पशन? कि जो डाट सिस्टम जनरेटेड, जो भी सिस्टम जनरेट कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है, इन्फो इज व्हाट करेक्ट। क्योंकि आप ऑडिटर हो, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल चलना पड़ता है। और पी से ये तो आप में चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जिसके अंदर हम 3 चीजें कहते हैं, ABC, एटीट्यूड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, राइट। तो इसमें तो मैं सिंपल वही चीजें कहूंगा जो हम चैप्टर 11 में 3 कोड की बनाते हैं, ABC, आगे पूरा भरना है, तो अप टू यू गाइस। तो यहां पे समाप्त हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 2। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 पे जाते हैं। तो भाई साहब, कंसेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 दैट इज, आप बैंकों का करने चाह रहे हैं ऑडिट, तो कहता अपनी अप्रोच आप कैसी रखेंगे। इस कंसेप्ट में भी यही इकलौता ही क्वेश्चन है, बैंक ऑडिट अप्रोच। और इसमें आप याद रखें, हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, राइट, 3 पॉइंट्स। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम बना रहे हैं, ड्राइंग आप बनाइए। क्या बनाइए? एन ऑडिट प्लान बनाओ। आप ऑडिट करने जा रहे हो, प्लान बनाओ। और जो प्लान बनाना है वो किस तरह से बनाना है? बेस्ड ऑन, और ये बेस्ड है, और इसमें है 4 बातें, तो जिसकी कोड की आप बना सकते हैं, कोका, तेरा कोका। तो सी से आपका पॉइंट आता है, प्लान बनाने के लिए आप क्या देखिए, कंप्लायंस, कितने कंप्लायंस हुए बेस्ड ऑन पुरानी रिपोर्ट, वो आप देख लीजिए, पुरानी रिपोर्ट से हेल्प ले लीजिए। ओ से ऑपरेशंस, बैंक में जो भी काम हो रहे हैं किस तरह के हो रहे हैं, नेचर, उसका लेवल। देन अगेन विद द सी, तो यहां है आपने देखना है कंट्रोल सिस्टम्स, जिसको आप कह लीजिए TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से क्या क्या है हमारे, ऑडिट, रिस्क, इफ इनएडिक्वेट, अगर कंट्रोल्स बेटर ना हो, इफ एनी इनएडिक्वेट, इंटरनल कंट्रोल। एंड देन ए से आ गया आपका कुछ एडवर्स फीचर्स, अगर कुछ हो तो उनका नेचर वगैरह जान लीजिए। तो प्लान में आ गई 4 चीजें कोका। एंड देयर आफ्टर सेकेंड पॉइंट, निकल के आता है, अच्छा पॉइंट है ये, कंट्रोल एनवायरमेंट।
तो इंटरनल कंट्रोल कह लो, लेकिन वर्ड आप इसी तरह से लेके चलेंगे। कंट्रोल इन्वायरमेंट स्वाभाविक है कहां पे? बैंक में। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट किस चीज के लिए? फॉर। तो यहां पे कह लीजिए अपने निकल के आएंगे 8 पॉइंट, राइट। तो मैं इनकी नंबरिंग भी इसी तरह से 1 2 3 4 यहां लिख देता हूं। पहले अपन लिख देते हैं इसकी कोड की। तो यहां हमारी कोड की बन जाएगी सबसे पहले स्मार्ट। ये पॉइंट अच्छा है, याद रखिएगा, बाद में रिपीट भी होगा। स्मार्ट कौन है? अर्निंग पर शेयर। 8 पॉइंट इस तरह से बन जाएंगे आपके। एस से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, चाहे वो बैंक का फ्रंट हो या बैक हैंड हो, किस तरह से काम आपने यहां बांट रखे हैं। एम से मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या हूं? एक्यूरेट हूं, जैसे किस चीज की? ROI स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए से आ गया अप्रूवल, क्योंकि मैनेजर की अपनी एक औकात होती है, लिमिट होती है। तो अप्रूवल किस चीज की? जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लोन वगैरह देना, ठीक है। देन आर से आ गया रिकंसिलेशन। अब देखिए मैं इसकी रिवीजन करा रहा हूं तो स्वाभाविक है मैं सारे एग्जाम्पल तो दूंगा नहीं, लेकिन रिकंसिलेशन उसी ढंग से इंटर ब्रांच जो ट्रांसफर्स वगैरह हो जाती हैं। देन आ गया आपकी लिमिट्स, नहीं ये ट्रांजैक्शन लिमिट्स। टी से ट्रांजैक्शन की अगर कुछ लिमिट्स जैसे ओडी वगैरह तो वो सेटअप करना, ठीक है। तो ओडी कहो, सीसी कहो, या कहो तो इनके चलो एग्जाम्पल लिख ही देता हूं, जैसे ये इंटर ब्रांच, ठीक है। अप्रूवल हो गई जिस चीज किस चीज की, लोन वगैरह की हो गई। देन आ गया ईपीएस। ई से आ गया आपका बहुत बढ़िया एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई डिविएशन हो, किसमें? एनआईसी, इंटरनल कंट्रोल में, तो उसका अप्रूवल। देन पी से आपकी प्लानिंग क्या है, किसी से रिलेटेड, अगर कोई कॉन्टिजेंसी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। और एस से आ गया बैंकों का सिक्योरिटी सिस्टम, और यहां सिक्योरिटी किस लिहाज से? फिजिकल, गार्ड वगैरह, लॉकर वगैरह, उस ढंग से कह लीजिए। देन इसी के अंदर दरअसल इसी से रिलेटेड आप कह लीजिए एक अलग से प्रश्न और बनता है, और वो बनता है कि कुछ कॉमन आप क्वेश्चंस कह लें या क्या कह लें, स्टेप्स कह लें, किस चीज के लिए? ऑब्वियसली इसी के लिए, फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज। तो याद कीजिएगा हमने यहां पे क्या कहा था, अगर किसी को गलती से याद हो बोलो। तो मैंने कहा था याद रखना 5W 1H। याद आ गया? चलिए अच्छी बात है। तो आइए पहले 5W लेते हैं। पहला हु, ठीक है। तो हु का मतलब कौन? हु परफॉर्म्स कंट्रोल, कौन कंट्रोल परफॉर्म करेगा, और जो कौन करेगा उसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज एंड अथॉरिटी। रेक्विजिट अगले के पास क्या है? के फॉर नॉलेज एंड अथॉरिटी हो, राइट। देन आप कह लीजिए क्यों, वाई। तो क्यों किए जा रहे हैं? फॉर पीडीसी, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन, ठीक है जी। कि कोई ना कोई एरर या क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो उसको ठीक किया जा सके। देन आप ले लीजिए जी व्हाट या राइट।
व्हाट, क्या, तो यहां पे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा एविडेंस, अवेलेबल। क्या एविडेंस अवेलेबल है? टू प्रूव, कि साबित कर सके। क्या साबित कर सके? दैट कंट्रोल इज व्हाट परफॉर्म्ड, कि कंट्रोल क्या कर दिया गया है? परफॉर्म कर दिया गया है। नंबर 4, W से ही व्हेन, तो यहां आ गया फ्रीक्वेंसी। कब? फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। देन 5वां W से आपका बचा वेयर, वेयर इज द एविडेंस, कहां पे आपने, वेयर इज द एविडेंस, किस चीज का? ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, कहां पे आपने उसका सबूत रखा है? इज रिटेन्ड, कहां रखा है? एंड हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए रखा है? एंड हाउ लॉन्ग। और आखिर में बेटा जी आपका आ ही गया हाउ। तो हाउ में हो गया किस तरह से आपने कंट्रोल परफॉर्म किया है। इस कंट्रोल परफॉर्म्ड, किस तरह से आपने परफॉर्म किया है। व्हाट आर कंट्रोल एक्टिविटीज, क्या क्या आपने एक्टिविटीज लगाई हैं, जैसे हमने ऊपर स्मार्ट ईपीएस लिखा, ठीक है। व्हाट आर कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड देन कैन कंट्रोल एक्टिविटीज, सीए यूं कह लीजिए, बी बाईपास्ड, क्या हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए इनमें अगर क्या आती हैं डेविएशन हो सकती हैं या नहीं, राइट। तो ये हो गए हमारे इसमें 2 पॉइंट, और तीसरा इसमें निकल के आता है, क्योंकि 3 बताए थे मैंने। बैंक ऑडिट अप्रोच में एक प्लान हो गया, कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया, एंड द थर्ड वन कम्स अप टू बी आप ऑडिट करने जाओगे तो अपनी क्या बनाओगे? टीम, एंगेजमेंट टीम, बार बार ये वर्ड आएगा, ईटी वर्ड अपन इस्तेमाल कर लेंगे इसके लिए। तो जो भी टीम लेके जाओगे आपस में पहले क्या करोगे? डिस्कशंस करोगे, उसके बाद ही जाओगे। तो दरअसल यहां पे बिल्कुल ना भूलिए, आपको चैप्टर 2 का कलर यहां पे नजर आएगा। तो जब भी टीम बना रहे हो तो बात किसकी हो रही है? सारे लोग, ऑल पर्सोनल, इंक्लूडिंग व्हाट, हो सकता है आपने कुछ, क्योंकि काम ऐसा है आपको कुछ क्या चाहिए हो? एक्सपर्ट्स। तो इन सभी लोगों का आप क्या करवाइए? डिस्कशन। क्यों डिस्कशन करवाना? क्वेश्चन तो यही था हमारा, ताकि बेटर क्या हो सके? अंडरस्टैंडिंग। किसकी हो सके? इनकी आपस में नहीं चाहिए हमें। हमें अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए? किसकी करनी है? बैंक की करनी है। उसके किसकी करनी है? बैंक के ही एनवायरनमेंट की करनी है। और बहुत अच्छा आपने कहा, इंटरनल कंट्रोल की करनी है। इट्स आईसी, इंटरनल कंट्रोल की। और क्यों अंडरस्टैंडिंग करनी है? ऑब्वियसली फॉर, क्योंकि आप जानना चाहते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? असेस करना चाहेंगे। क्या? रॉमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो कि हो सकता है बैंक की एफएस में। और जो भी आपने डिस्कशन करी है, इसका क्या तैयार करेंगे आप? डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को हर चीज का कागज तैयार करना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन, वो भी आप करेंगे, राइट।
और देन चलिए, तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा बनता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसी पॉइंट के अंदर एंगेजमेंट टीम में, इसी डिस्कशन में थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है और एक अलग प्रकार का प्रश्न भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां कहता है ईटी एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के क्या मैटर्स। डिस्कशन एक तो अगर नॉर्मली पहले ऊपर इंट्रो टाइप है, उसके बाद है उसके अंदर क्या क्या विशेष मैटर बनेंगे। तो हमारी कोड की बनती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, और उसके बाद आप पॉइंट बना सकते हैं एमआरपी या आरपीएम, जिस ऑर्डर में आपको चलना होगा। एमआरपी ही शायद इजी लगेगा आपको। सो पीपीएफ, पी से संभावना, किस चीज की, प्रोबेबल एरर्स, ठीक है, या यूं कह लीजिए जो संभावना है कि हाँ ये हो सकते हैं, राइट। देन पी से ही प्रायर पीरियड के क्या एरर्स, भाई पिछले साल के एरर्स जो आपने क्या किए हों, नेचुरल है, आइडेंटिफाई किए होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन। एफ से विशेष पॉइंट आपके फ्रॉड के ऊपर। तो फ्रॉड कौन करेगा, बैंक के ही क्या करेंगे, पर्सोनल करेंगे, स्वाभाविक है, विद अदर्स करेंगे, जो भी है जिस तरह से भी हो उनको आप देखो। एम से आ गया आपका एमएमएस। तो एमएमएस देख लीजिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू व्हाट, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि जिसको आप स्टैंडर्ड में भी दिखा दो। आर से आपका क्या रहेगा, रिस्पॉन्स, मतलब फैब की बात हो रही है किसकी तरफ, जो भी आपने ये डिस्कशन करी, जो आपको क्या नजर आए उसमें रिस्क। और ये रिस्क की एक छोटी सी कोड की और ध्यान रखें, आप बना सकते हैं इसको ईपीएस। 3 तरह के रिस्क। ई से आ गया आपके एंगेजमेंट रिस्क, और पी से आ गया आपका परवेसिव रिस्क, और एस से आ गया आपका स्पेसिफिक रिस्क, राइट। देन गोइंग टू द पी पॉइंट, ये तो आपने हर जगह एक्सरसाइज करना है, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये तो थ्रू आउट द ऑडिट आपने रखना ही है। इसके बाद इसी का एक छोटा प्रश्न और बन जाता है, इस डिस्कशन के क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस। ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन के फायदे। तो 3 पॉइंट हम यहां लिखेंगे। पहला, या मैं पहले लिख देता हूं 3 पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट किसके ऊपर आपको नजर आएंगे, फ्रॉड पे, क्योंकि एमएमएस ही तो आपको मेन देखना है। तो सबसे पहले कहता आइडेंटिफाइंग, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वर्ड हमने ऊपर भी लिखा है, आइडेंटिफाइंग एमएमएस ड्यू टू, तो उसकी वजह क्या है, एफ से यही आ गया, एंड ईपीएस, फ्रॉड। और ये 3 मैंने आपको क्या बता दिए थे, ऊपर रिस्क बता दिए थे, ये तीनों के तीनों यहां पे आप लिख देंगे। नंबर 2, अब आप बनाएंगे अपनी एंगेजमेंट टीम की प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब जो भी आपने काम क्या करना है, वर्क डेलीगेट करना है। तो
डेलीगेट कैसे करेंगे? जो भी अपनी टीम मेंबर का क्या है, एक्सपीरियंस है, राइट, और डेलीगेट वर्क से ही आपने क्या करना है, आपने देखना है प्रोसीजर्स जो आपने फॉलो करने हैं, क्योंकि आपने क्या देखा है, फ्रॉड आइडेंटिफाई किया। तो मैंने कहा था तीनों पॉइंट में आपको कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा, फ्रॉड दिखेगा, राइट। तो तीसरे पॉइंट में क्या था, जो टीम है, तो टीम में हमारा कौन है, जो सबसे बड़ा है एंगेजमेंट पार्टनर। वो क्या करेगा, मे रिव्यू, वो सोचेगा डिस्कशन करने के बाद टू इन्वॉल्व, कि अपने ऑडिट में अपन किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, स्पेशलिस्ट, जैसे हमने पहले लिख दिया था एक्सपर्ट्स। क्यों? टू एड्रेस, ताकि अपन जो फ्रॉड को आइडेंटिफाई किए हैं उसको एड्रेस कर सकें। तो ये हो गया जी हमारा कंसेप्ट नंबर 7 में से 3 हो गए। और खुशी की बात क्या दिखेगी आपको, कंसेप्ट नंबर 4 प्योरली एक लाइन का ही दिया है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन थोड़ी देर में आ जाएगा। सो कंसेप्ट नंबर 4, तो कंसेप्ट 4 आता है हमारा इनकम, जबकि ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स में आ जाता है। इनकम रिकॉग्निशन की क्या रहेगी पॉलिसी। तो कहता है इनकम रिकॉग्निशन की जो पॉलिसी होती है वो बेस्ड होती है ऑन रिकवरी मैकेनिज्म, कि भाई ब्याज आएगा या नहीं आएगा। तो बेस्ड ऑन रिकवरी होता है, जिसका मतलब क्या हो गया, अगर क्या है, इफ एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो आप क्या करें, बुक करें इनकम को ओनली ऑन रिसीट बेसिस, या आप वर्ड लिख लीजिए कैश, राइट। आप कैश बेसिस पे ही उसे बुक करें, जिसका मतलब हो गया नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस। तो कंसेप्ट 4 तो एक ही वर्ड का, बिल्कुल स्टडी मैट के हिसाब से मैं आपको रिवीजन दे रहा हूं, आप ये अपनी जैसे हमारी बुक है प्रिंटेड उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकें। तो इसके बाद ऑब्वियसली एक बड़ा कंसेप्ट स्टार्ट होता है हमारा, दैट इज, तो इसमें कई चीजें अपने को दिखेंगी। तो कंसेप्ट 5 आता है अकाउंट्स। तो पहले अकाउंट्स बनेंगे, तो पहले अकाउंट्स, फिर उसका क्या होगा, ऑडिट, और ऑडिट कौन करेगा, स्वाभाविक है ऑडिटर करेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स, तो क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग गया है तो ध्यान दीजिएगा, उसका सेक्शन नंबर 29, तो ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 29 है, और किस चीज का है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, 1949 का है, ये गलती ना हो, कंपनीज एक्ट का नहीं अपन कोड कर रहे। तो वो क्लियर कहता है आपका एफएस का फॉर्म, ठीक है, एंड जो कंटेंट होगा नेचुरल है, वो कैसे होगा, एज पर थर्ड शेड्यूल, एज पर थर्ड शेड्यूल, किसका, इसी एक्ट का। और ये थर्ड शेड्यूल में क्या चीजें आ जाती हैं, 2 बातें आ जाती हैं। एक आप इस्तेमाल करते हैं फॉर्म नंबर ए, और दूसरा आता है फॉर्म नंबर बी। फॉर्म नंबर ए जो आपका आता है वो आता है किस चीज के लिए, बैलेंस शीट के लिए, और बी आता है किसके लिए, पी एंड एल अकाउंट के लिए। और साथ में क्या कहता है, एएस स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है टू बी फॉलोड, और वो आपको फॉलो करने होंगे। और उसके ऊपर क्या लग गया, सेक्शन नंबर 133, 133, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसका, कंपनीज एक्ट का।
क्योंकि कंपनीज एक्ट भी बैंक्स के ऊपर लगता है। राइट, तो इसके बाद अकाउंट्स के बाद अगला छोटू क्वेश्चन हमारा आ गया ऑडिट के ऊपर। तो ऑडिट के ऊपर छोटी सी बात, तो कहता ऑडिट करवाइएगा, कौन कहता है? तो ऑडिट के लिए लगा सेक्शन 30, अगेन गलती ना हो, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बार बार मैं ये लिख रहा हूं। और ये एक्ट कहता है ऑडिट कौन करेगा? बाय क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि जो वर्ड है वो इसी तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, अंडर एनी लॉ, तो टेक्निकल ही लिख के दे रहा हूं, अंडर एनी लॉ इन फोर्स, जो लागू है। वैसे हम सारे जानते हैं ये आदमी कौन है? सीए ही है। राइट, तो सीए करेगा। इसलिए अगर आप सीए हो तो इसकी क्वालिफिकेशन कहां है? एज पर सेक्शन नंबर कौन सा? 141 लग गया, किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और वही कहता है कि भैया आप सीए होने चाहिए, और आपको 141 का 3, आई होप सो सारे जानते होंगे, उसके अंदर डिसक्वालिफिकेशन के कितनी क्लॉजेज आती हैं? 9 आ जाती हैं। राइट, तो जैसे मैं लॉ की क्लास में भी आपको एक कोड की से 9 की 9 याद करवाता होता हूं, तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, किसी ने एक्स्ट्रा लिखना है तो अप टू यू गाइस। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। तो अब आती है आपकी कह लीजिए ऑडिटर के ऊपर कहानी आएगी। और तो ऑडिटर, तो सबसे पहले हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कह लीजिए। तो इसमें है 3 चीजें। देखिए, पहली बात कहता है और अपॉइंटमेंट, अगर आप क्या है? बैंकिंग कंपनी है। नंबर 2 आप क्या है? नेशनलाइज बैंक है। नंबर 3 आप क्या है? रीजनल रूरल बैंक है। तो उसके हिसाब से ऑडिटर का पॉइंट होगा। तो नॉर्मल कंपनी है तो स्वाभाविक है शेयर होल्डर करेंगे। ऐड कहां करेंगे? एजीएम में करेंगे। लेकिन आपको क्या लेनी है साथ में? विथ प्रायर, पहले लो बाप की अप्रूवल। बाप तो आप सर जानते ही होंगे, आरबीआई। तो आरबीआई के आप लीजिए पहले अप्रूवल। राइट, नेशनल बैंक की बात आती है तो बीओडी नेचुरल है किसका? बैंक का। और आगे आंसर सेम वही है, प्रायर आरबीआई की अप्रूवल। और अगर आरआरबी है तो अपॉइंट करेगा खुद ब खुद बैंक कंसर्न्ड। लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज हो गया, आरबीआई हट गया और यहां आ गया सीजी। प्रायर सीजी की क्या लीजिए आप? अप्रूवल लीजिए। ये हो गई अपॉइंटमेंट। तो इसी के साथ एक छोटा प्रश्न और बनता है, अपॉइंटमेंट हो गई है तो रेम्युनरेशन भी आप देंगे। ठीक है जी। तो अगला आ गया रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन अगेन देखिए यही 3 बातें हैं, 1 2 एंड 3, सेम का सेम कॉपी पेस्ट। यही सेम बैंकिंग कंपनी, यही सेम नेशनलाइज्ड बैंक, और यही सेम आरआरबी। तो बैंकिंग कंपनी है तो नेचुरल कंपनीज एक्ट लगेगा। तो फिक्स कौन करेगा? शेयर होल्डर। नेचुरल है एट एजीएम, क्योंकि आप सारे जानते हैं सेक्शन कौन सा लग गया? 142 कंपनीज एक्ट का। राइट, ये फिक्स कर देंगे। और ये फिक्स कर देंगे मैनर, या तो बता ही देंगे इतने रुपए, या भाई घंटे के हिसाब से इतना। राइट, देन आ गया नेशनलाइज्ड बैंक के केस में फिक्स करेगा आरबीआई
आफ्टर कंसल्टिंग, और वो कंसल्ट करेगा बेटा सीजी को। और आरआरबी के केस में भी आंसर क्या है आपका, सेम है। तो ऑडिटर अपॉइंट हो गया। सर अब क्या करेगा यार, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। तो इसलिए याद रखिए, जो वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट क्या होती है, एड्रेस्ड होती है। और वो किसको एड्रेस होती है, टू मेंबर्स, ठीक है। और अगर कंपनीज एक्ट यहां पे कोट भी करना चाहे तो सेक्शन 143 यही कहता है। देन इसी की पावर्स कह लीजिए, ऑडिटर है, ऑडिट करने आया है तो पावर भी होंगी। तो पावर्स ऑफ ऑडिटर, एक ही लाइन लिखेंगे, बात खत्म। तो कहता है ये वही पावर है जो कंपनीज एक्ट में है, सेम एज दैट ऑफ कंपनी ऑडिटर। इसलिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 143। एग्जैक्टली कहूं तो 1 भी आप कह सकते हैं, पावर की बात करूं तो। अगला इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट से रिलेटेड यहां इन्होंने खास करके कह लीजिए 5 पॉइंट हमें, नहीं 5 भी नहीं, रादर 4 कह लीजिए, 4 पॉइंट मुझे अलग से यहां लिखने हैं। 4 पॉइंट, क्योंकि ध्यान रखिएगा रिपोर्ट में 14 एलिमेंट होते हैं जो चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ते हैं, बट यहां पे हमें 4 पॉइंट्स पे बात करनी है। तो पहला पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट, और यहां इंटरेस्टिंग वर्ड आप देखेंगे, रिपोर्ट टू सीजी। सर अभी आप कह रहे थे एड्रेस टू मेंबर्स, तो सीजी क्यों लिख दिए हो, इतना आप दिमाग लगा पाएंगे। इन केस ऑफ, आप बताओ, फ्रॉड की बात नहीं हो रही बेटा, ये हो रही है नेशनलाइज्ड बैंक। अगर सरकारी बैंक है तो यार उसका तो मेंबर ही कौन हुआ, सरकार होगी ना, तो आप उन्हीं को बना के देंगे। तो ठीक है, दे दीजिए। तो इसमें अब अलग से पॉइंट क्या है, अलग से पॉइंट ये है, सरकार को आप बना के दे रहे हो तो कुछ कंटेंट्स आपको लिखने हैं, और उसे मैं कहूंगा 4। ए, आप क्या लिख के देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये तो आप सारे जानते हो, ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज का, ऑफ अफेयर्स। टेंशन मत लीजिएगा, बैंक की बात हो रही है, ठीक है, बैंक है, ठीक। नंबर बी, आप लिख के बताइए जो ट्रांजैक्शंस बैंक ने करी हैं वो विद इन पावर्स है, विद इन पावर्स ऑफ बैंक। इसे रिवर्स वे में याद करना हो तो चाहे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नो अल्ट्रा वायर्स, राइट। सी, आपकी ब्रांच हो सकती है, ब्रांच, तो ब्रांच से आपने क्या लेनी होती है, रिटर्न्स रिसीव्ड। ब्रांच कहें या हम कंपनीज एक्ट में ब्रांच ऑफिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हाँ जी, हमें उनसे रिटर्न्स वगैरह मिल गई हैं, और वो क्या है, एडिक्वेट हैं या नहीं है, आप यही लिख के दोगे, क्योंकि हम ऑडिटर के लिहाज से यहां बात कर रहे हैं। डी पॉइंट, अदर मैटर। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है आप वो बता दीजिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहां आता है
पॉइंट नंबर 2, क्योंकि मैंने कहे थे 4 पॉइंट है। तो पॉइंट है अपना फॉर्मेट किस चीज का, ऑफ रिपोर्ट। क्या ये वही होगा जो चैप्टर 8 में हम जिस तरह से स्पेसिमेन पढ़ के आए थे। अच्छा, पहली बात आप सारे जानते हैं, रिपोर्ट जो है एक तो बैंक ऑडिटर हो गया, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर होगा, दोनों के फॉर्मेट की बात आ रही है। तो कहते हैं बस यार ये ध्यान रख लेना, कंप्लायंस करना है। किसका कंप्लायंस करना है, इन सा का कंप्लायंस होना चाहिए। तो ये आ गया जी सा नंबर 700, जो आप सारे जानते हो, ईओ अनमोडिफाइड ओपिनियन। 701 में आपकी कैम आती है, की ऑडिट मैटर। 705 में एमओ आ गया, और 706 में आ गया आपका ईएमपी, एम्फसिस मैटर पैराग्राफ या ओएमपी। तो आपने भरना हो तो साइड पे आप भर सकते हैं। तो एक तो यहां पे इस सेकंड पॉइंट में ये पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर बी ओवर है। देन आपने बताना है इफ ब्रांच कुछ है और उनका ऑडिट नहीं हुआ है, अनऑडिटेड, उसके बारे में आप बताएंगे। और साथ में उसका आप बताएंगे क्वांटिफिकेशन, जिसका मतलब हो गया सारे आप अमाउंट की डिटेल देंगे। तो बैंक के तो विशेष 2 ही काम होते हैं, वो आप जानते हो, एडवांसेस एंड लेंडिंग, ठीक है। लेकिन चाहे एडवांसेस हैं प्लस उसका क्या बताओगे, आरओआई, प्लस इसका भी क्या बताओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीजें डाल के आप बताएंगे। देन फॉर्मेट की ही बात हो रही है, तो हम 143 का 3 पढ़ते हैं कि आपके रोलर जिसे हम कहते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें वो कोड की जो अपन बनाते होते हैं, क्या लिखते हैं अपन उसमें, सेक्शन 143 का 3 जो कंटेंट्स आ गए अपने कोड की, अपन यही बनाते हैं, इंजीनियर, बैड, आईक्यू, ओ, पीडीएफ, सॉफ्टवेयर। तो जो चैप्टर 8 में करते हैं वही सारी चीजें आप लिख दीजिए। चौथी बात, फॉर्मेट में, क्योंकि हम जब कारो की बात करते हैं तो कारो नहीं लगेगा बैंकिंग कंपनी पे, कारो नॉट टू अप्लाई। तो कारो बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता होता, ना ही इंश्योरेंस सेक्शन 8 कंपनी और कुछ प्राइवेट कंपनियों पे, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। तीसरा, जैसे हम 8 तरह की रिपोर्ट की बात करके आए थे, तो उसमें लफार की बात आई थी। लफार, जिसे आप पूरा लिखना चाहें लिख लीजिए, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एक तरह का, जैसे मैंने बताया था, क्या है, एक क्वेश्चनर है, ठीक है, एक फॉर्मेट है, और क्वेश्चनर है तो स्वाभाविक है उसमें कुछ मैटर्स हैं जो आपको लिख के देने हैं। और ये किसने बताया है, आरबीआई ने, कि आप अपनी रिपोर्ट में लिख के दीजिए। और एससीए को ये सबमिट करना होता है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना। कुछ याद है डेट आपको? सही जवाब बच्चे ने दिया। तो सबमिट करना होता है 30 जून को, नेचुरल है, एवरी ईयर आप इसे सबमिट करेंगे। और ये सबमिट किसको करना होता है, टू कह लीजिए, बैंक को, आरबीआई को आप सबमिट करेंगे। इसके साथ हमारा आ गया यहाँ पे इसका आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ये आपने रिपोर्टिंग करनी है, आरबीआई को करनी है, टू आरबीआई को करनी है। और इसमें आपको एक वर्ड बिल्कुल नहीं भूलना है, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, फ्रॉड से रिलेटेड है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट मेन पार्ट। सो रिपोर्ट करेंगे आप, आरबीआई को करेंगे अगर फ्रॉड हुआ है, ठीक है। और यूं कह लीजिए कोई भी क्या है, फाउल प्ले है, ठीक है, कुछ भी आपको ऐसी स्मेल आ गई, हाँ कुछ गड़बड़ है, आप रेगुलेटर, वो आप जान ही गए हैं आरबीआई, उसको आप ये इमीडिएटली बताइए। क्यों बताइए? ताकि वो अपना क्या ले सकें,
एक्शन ले सकें। देन इसमें मेन पॉइंट इन्होंने जो कोट किया है वो कोट किया है सा नंबर 250, और 250 क्या कहता है ये पक्का आपको याद होना चाहिए। लॉ ओवरराइड्स, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट मीन्स बैंक का मैनेजर आपको ये नहीं कह सकता ये हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप नहीं बताओगे, आपको बतानी ही बतानी है। देन आ गया फ्रॉड के ऊपर सा लगता है 240, तो 240 क्योंकि ये सा है तो लॉ हो गया, आपको कंप्लायंस करना है। तो 240 क्या कहता है, ऑडिटर्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिबिलिटीज नेचुरल है, रिलेटिंग टू फ्रॉड, तो फ्रॉड का ये सा है। कब, इन ऑडिट, जब आप ऑडिट कर रहे हो, किसका कर रहे हो वो तो पता ही है, एफएस का कर रहे हैं भाई, राइट। देन इसमें बढ़िया पॉइंट निकल के आता है, ये जो रिपोर्टिंग है ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ, दोनों के लिए। दोनों का मतलब यह है चाहे इंटरनल हो रहा है या एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। एंड गोइंग टू द लास्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट लास्ट के लीजिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये नहीं लगेगा आरआरबी के केस में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीजनल रूरल बैंक के केस में ये रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी। एंड द लास्ट पॉइंट, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट करनी है आरबीआई को, लेकिन उसी में थोड़ा सा एडिशन है, रिपोर्ट टू, नो डाउट आरबीआई को तो कर ही रहे हो, साथ में बैंक के चेयरमैन कह लो, एमडी कह लो या सीई को कह लो, सीईओ, उसको भी आप ये रिपोर्टिंग करेंगे। नाउ वी आर टू द, यूं कह लीजिए सबसे लेंथिएस्ट पार्ट। ये छोटा क्वेश्चन यहां समाप्त होता है, लेकिन नाउ कमिंग अप द लेंथिएस्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन डील्स ऑन कंडक्टिंग ऑडिट। कंडक्टिंग एन ऑडिट, यहां पे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। यह 18 पॉइंट्स, लेकिन आप ध्यान क्या रखें, बहुत सारे पॉइंट्स क्या हैं, रेपिटेटिव है, तो कुछ पॉइंट बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो रिपीट वालों के जिक्र मैं नहीं करूंगा, बाकी सारा मैं आपको यहां पे मेंशन कर दूंगा। सो आप कंडक्ट कर रहे हो ऑडिट, तो कहता है उस ऑडिट की कुछ क्या है, स्टेप्स कह लो या क्या कह लो, कुछ स्टेजेस हैं, और वो है 18। तो जो पहली स्टेज है यही बड़ी खतरनाक सी है। सो डाडाल से कि जो पहला पॉइंट है ना, उसको थोड़ी हम तवज्जो, इज्जत ज्यादा दे देते हैं। तो पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कहेंगे इनिशियल, शुरुआती, क्योंकि आप ऑडिट करने जा रहे हो। इनिशियल कंसिडरेशन मतलब इन चीजों का आप ध्यान रखें। ठीक है, और ऐसा है, इसके अंदर कितने पॉइंट आते हैं, इसके अंदर ही 9 पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट है। इसके लिए मैं आपको एक कोड की भी दे देता हूं, निमोनिक, और वो कोड की यूं बना सकते हैं, डिप करें, DIP, डिप करें। ठीक है जी, डिप करें, किसको करें, अपने पति को कर दें। ठीक है, डिप करें, किसको करें, अपने पति को कर दें। क्यों कर दें भाई, कुछ रिस्क है, कुछ क्या है, रिस्क है, तो क्या बना लो आप, अपनी एक टीम बना लो। ठीक है, और क्यों बना लो,
क्योंकि कुछ अंडरस्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बंदा बन नहीं रहा है, तो डिप कर दें, डुबो दें उसको। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके 3 3 6 और 3 9, आखिरी 3 का तो हेडिंग ही मैंने लिख दिया है, राइट। तो ये आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आइए, एज आई सेड 9 पॉइंट है और यही ओवरलैपिंग वाले हैं। तो सबसे पहले आपने डी से क्या लेना है, आप ऑडिटर है, आपने देनी है डेक्लारेशन। डी से हमने लिया डेक्लारेशन। डेक्लारेशन किसकी देनी है, इंडिपेंडेंस की। मैं आजाद हो गया हूं, माना आप शादीशुदा हो गए हैं लेकिन आजाद हो गए आप, ठीक है। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देनी है। दरअसल इंडिपेंडेंस किस चीज की देनी है, अगर मैं यही सेक्शन कोड कर दूं, 143 का 3 का क्लॉज नंबर डी की सब क्लॉज नंबर, यार मैं इंडिपेंडेंस लिखते, इसको थोड़ा ठीक करें। इनडेप्टनेस, इंडिपेंडेंस तो चलो होती है, लेकिन मैं यहां इनडेप्टनेस कहना चाह रहा था। इनडेप्टनेस जिसका मतलब है, जो आप इस सेक्शन में पढ़ते होते हो ना, 5 लाख की लिमिट, ये वो वाली कि मैंने बैंक को क्या नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं। इज दैट ओके? ये 141 सेक्शन 141 का 3 का डी का 2 बेटे, क्योंकि 143 का भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो दिमाग में फंसा रहता है। तो ये डिक्लेरेशन कब देनी होती है बेटा, ये देनी होती है बिफोर अपॉइंटमेंट। नेचुरल है, चाहे आप सेंट्रल है या क्या है, ब्रांच ऑडिटर है, आप ये देंगे, राइट। जिसका मतलब क्या हो गया, नो मनी पेबल टू व्हाट, बैंक। मैंने बैंक को कोई पैसे नहीं देने हैं। ये हो गया जी डी से। मैंने कहा था डिप। आई से हो गया आपका इंटरनल असाइनमेंट्स। इंटरनल असाइनमेंट्स कहां पे, नेचुरल है बैंक में, जिसका मतलब सिंपल लॉ की भाषा में कहें, आप क्या नहीं होने चाहिए, नॉट, आप नहीं है क्या, इंटरनल क्या ऑडिटर, आप इंटरनल ऑडिटर नहीं है किसके, बैंक के। लॉ के हिसाब से आप कह लीजिए क्या बन गया, 144 और 144 भी कहां से निकल के आता है, 141 के 3 के लेके, और उसकी कौन सी क्लॉज नंबर, आई। ये पढ़ते हो आप कि आप नहीं तो क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड। और बाकी इंटरनल ऑडिटर पे क्या आता है, 138। तो इस तरह से लॉ वाले मैंने लिख दिए, थोड़ा सा आपको पॉइंट आसान हो जाए। तीसरा आ गया जी आपका डिप में पी आ गया जी। पी से आ गई प्लानिंग। तो प्लानिंग के ऊपर तो देखिए हम पहले भी कंसेप्ट लिखा है, वही आपकी टीम 2। तो यहां पे हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहां पे सा नंबर 300, क्योंकि 300 ही किस पे डील करता है, प्लानिंग एन ऑडिट ऑफ एफएस की ऑडिट करने जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, प्लान कीजिए। और ये आप कहां पढ़ के आते हैं अपने कोर्स में, आपके चैप्टर नंबर 2 में, राइट। और प्लान के ऊपर अपन पहले भी लिखा है। तो प्लानिंग में ही आपको क्या देखना है, इसमें 2 चीजें आप देख लीजिए। एक सा नंबर 220 का आपको कंप्लायंस करना होगा, एंड बी पॉइंट सा नंबर 210। 220 किस पे आ गया, क्वालिटी कंट्रोल फॉर व्हाट, ऑडिट वर्क, कि आपके हर काम में क्वालिटी कंट्रोल आप मेंटेन करेंगे। देन 210 में क्या आता है आपका, एग्रीइंग, क्या चीज, टर्म्स, क्योंकि क्लाइंट ने काम दिया है तो आप टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये हो गया जी डिप। डिप करना है हमें, किसको करना है, कर दो बेटा, देखी जाएगी। आ जाओ जी, ये आ गया आपका पति, पॉइंट नंबर 4। तो पी से है प्रीवियस, पुराना जो ऑडिटर है उसके साथ क्या करें,
बातचीत करें, क्योंकि ये ICI का कोड ऑफ एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, राइट। क्यों करना है? पहली बात तो जैसे मैंने कहा ICI एक्ट 1949 कहता है, उसका फर्स्ट शेड्यूल कहता है ये चीज, और फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट नंबर 1 कहता है ये, और पार्ट नंबर 1 की क्लॉज नंबर 8 में आता है। इसलिए आपको ये लॉ का कंप्लायंस करना है, और ये कम्युनिकेशन करना है आपने इन राइटिंग करना है। भाई क्यों करना है? फॉर NOC, उससे आपने लेनी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कह लीजिए उससे लेना है, क्योंकि हो सकता है उसके पास कुछ क्या हो, वैलिड रीजंस हो, भाई आपको यहां पे काम करना नहीं चाहिए। तो ये हो गया जी P से। देन आ गया जी आपका T से। सो ये आ गया टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर आप देखिए तो पॉइंट फिर से रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग में ही ये बात हो गई थी, तो बस मैं वही लिख दूंगा। 100 नंबर किसकी बात हो रही है? 210 की हो रही है, ठीक है जी। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। पति, ये आ गया जी आपका 6वां पॉइंट, I से इनिशियल वर्ड है एंगेजमेंट, लेकिन यहां इनिशियल का मतलब ही क्या है? यहां बात हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस की। तो जब ओपनिंग बैलेंसेस की बात हो रही है तो सा कौन सा लग गया? 510 लग गया, जो नॉर्मली आप चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, वो भी लिखना हो तो आप साथ में लिख सकते हो। तो सा नंबर 510 किस पे है? इसी पे तो है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मेन वर्ड है ही क्या? ओपनिंग बैलेंसेस। तो पिछले साल के क्लोजिंग, इस साल के क्या आ गए? ओपनिंग आ गए। तो नेचुरल है, ये ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर आपने क्या लगाने हैं? अपने ऑडिट प्रोसीजर तो आप लगाओगे, ठीक, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि प्रोसीजर लगा के आप क्या करते हो? कॉन्क्लूड करते हो। क्या कॉन्क्लूड करोगे? कि इस ओपनिंग बैलेंसेस में कोई क्या ना फंसी हो, MMS, ठीक है। तो MMS ना हो मतलब और अगर MMS है, अदरवाइज आपको क्या देनी पड़ जाएगी? अपनी, अदरवाइज आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, अपनी क्या दे दीजिए? एडवर्स ओपिनियन दे दीजिए। तो ये हो गया हमारे 6 पॉइंट। किस तरह की कोड की बनी? डिप करें पति को, क्यों किया आपने? हाँ, रिस्क। तो इसे हम कहेंगे एंगेजमेंट हो रही है आपकी, और उसमें क्या है? रिस्क है, और रिस्क को आप क्या करते हो? असेस करते हो, ठीक है। तो काम मिल रहा है आपको, तो काम मिल रहा है तो उसको असेस कब आप करोगे? प्रायर, पहले ही करोगे टू एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक बार एंगेजमेंट हो गई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्रायर टू एक्सेप्टेंस, तो ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है। देन आगे जी अपना 8वां पॉइंट रिस्क है। क्या बनानी थी? टीम को क्या करें? एस्टैब्लिश करें। तो टीम का मतलब ही क्या है? एंगेजमेंट टीम की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स बात किसकी हो रही है? रिसोर्सेस। तो अगेन अपन चैप्टर 2 में पढ़ के आते हैं, रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? क्या TM स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम एंड व्हाट? मैनेजमेंट। और साथ में ही आप इसी के अंदर हम बात किसकी कर लेते होते हैं? एक्सपर्ट्स की, जो भी आपको चाहिए। तो रिस्क है, टीम बना के अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते थे? अंडरस्टैंडिंग। सो ये आ गया जी अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। किसको अंडरस्टैंड करना है? बैंक को एंड उसके क्या? एनवायरमेंट को। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी कर लिया था, जहां मैंने 4 पॉइंट आपको बना के दिए थे, EDIC वाले। तो बेसिकली हम यहां पे सा कोट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अपन सा कौन सा करते हैं? 315 रैप
राइट, जो क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग एंड व्हाट, असेसिंग, आइडेंटिफाई करना फिर असेस करना किसको, रोमम, थ्रू व्हाट, सेम यही लाइन आगे, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, सो एज टू परफॉर्म, ताकि रैप अगर आपने कर लिया है तो अब आप ढंग से क्या कर पाएंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये पॉइंट बड़ा भयंकर था भैया, ये मैंने लिख दिया आपको, 9 के 9 पॉइंट एक कोड की के साथ टिक जाएं आपके, क्लियर। तो कहानी आगे बढ़ती है। तो सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट रिपीट टेलीकास्ट है, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि मैंने 18 पॉइंट गए हैं तो रिपीट टेलीकास्ट है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। सेकेंड में वही बात आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, वही रोमम वाली बात आ रही है, वही किसकी आ रही है, अंडर स्टैंडिंग वाली बात आ रही है, ठीक है। तो ये रिपीट है, लिख के जरूर मैंने छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 4, ये भी हम पढ़ा है, जो मैंने 4 फैक्टर कहे थे, EDIC, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है लेकिन थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट हो गया तो लिख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स, अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए थे कि अंडरस्टैंड करो ऑडिट करने से पहले उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो ये हमने 4 पॉइंट किए थे, और जिसकी कोड की हमने बनाई थी EDIC। सो ये ऑलरेडी हम लिख के आ चुके हैं, बात नहीं करेंगे यहां पे। मूविंग टू 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट अच्छा रहेगा, स्टार पॉइंट है। अगेन अंडरस्टैंडिंग करनी है, द RMP। अब ये RMP क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, एंड P से है प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो RMP किसने बनाई, मैनेजमेंट बैंक की इसे क्या करती है, डेवलप करती है। क्या क्या हमारे रिस्क हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए हमारे क्या क्या होने चाहिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो धंधे के लिहाज से इंडिकेटर्स 2 रिस्क हो जाते हैं, एक आपके बिजनेस से रिस्क, और बात पैसे की है, दूसरा आपके हो गए फाइनेंशियल रिस्क। तो उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो RMP जो बनाया वो होना चाहिए इफेक्टिव RMP रिक्वायरमेंट्स। RMP बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो भाई यहां पे है अपने 5 पॉइंट, जिसकी कोड की है OIC मिस्टर। सो पहला पॉइंट O से, ओवरसाइट, जिसका मतलब है देखना, एंड इन्वॉल्वमेंट, जो देखना एंड इन्वॉल्व होना किसमें, इन RMP। कौन देखेगा, मैनेजमेंट का बाप कौन हुआ, TCWG, भैया वो जरूर देखे, राइट। तो कहता भाई मैनेजमेंट बना रही है लेकिन वो लोग जरूर से देखें, उनकी निगरानी में है। I से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो, M से मेजर करो, और मेजर करने के बाद M से ही इन रिस्क को आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। ऑफिस,
कैसे करना है ये IMMP? एज पर प्री अप्रूव्ड, जो पहले ही बैंक में आपकी तरफ से प्री अप्रूव्ड कुछ लिमिट्स कि भाई इससे ज्यादा लोन नहीं देना, या लोन देने के लिए ये हमारा क्राइटेरिया, ये सिक्योरिटीज हैं। जैसे हम कंसोर्टियम फंडिंग की बात करते हैं, OIC, सी से आ गया जी कंट्रोल एक्टिविटीज। ये अच्छी बात है, हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि कंट्रोल एक्टिविटीज हमने 8 कही थी। हाँ जी फटाफट बोल दो। अरे वही स्मार्ट EPS, तो ये इजी हो गया अपने लिए यहां पे। तो ये हो गया OIC। अब आ गया जी अपना मिस्टर M से, वैसे तो ऊपर लिखा भी था लेकिन रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। तो मॉनिटरिंग पे इन्होंने अलग से पॉइंट बना दिया। कहता RMP रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए आप क्या करो, आप ये करो, आप मम्मा से पूछो। मम्मा कौन? तो कहता है उसके लिए कुछ मॉडल्स बनाओ। मॉडल्स वो वाली नहीं, ठीक है, कुछ मेथोडोलॉजीज, कुछ मेथड्स। और कुछ क्या होंगी आपकी assumptions। ये कुछ बनाइए। क्यों बनाइए? 2 मम्मा, और अगला बना सकते हैं मुआ। M से क्या करना है, उसको मिटिगेट मींस मिनिमाइज करो रिस्क को, एंड U से अपडेट कीजिए। A से उसे असेस करें रेगुलरली। ठीक है जी। आखिरी आ गया जी हमारा पॉइंट मिस्टर में R से, 5वां। R से कहते हैं रिलायबल इंफो सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बैंकों में रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। किससे रिलेटेड? एज टू फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस। इन 3 चीजों को मैनेज किया जा सके ऑन टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस। देन देखिए हमारा पॉइंट नंबर 6 एंड 7, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो मैं फिर भी लिख के दे रहा हूं। चलो 6 एंड 7 ये दोनों डन है अर्लियर, हल्का सा लिख देता हूं। छठा किस पे है? एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, जो अपन पहले लिखाए थे, डिस्कशन। 7वां है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में वही आ जाता है अपने रिसोर्सेज, क्यों TM। और इसी के साथ मैं एक पॉइंट और, चलो इसमें चेप देते हैं क्योंकि लिख तो दिया ही है, डन। स्ट्रेटेजी के साथ ही आता है आपका ऑडिट प्लान। तो प्लान के ऊपर भी अपन 7-300 कोट भी करा है। तो ये हो गए जी 8 पॉइंट, 18 में से 8, डू नॉट फॉरगेट। आइए पॉइंट नंबर 9। तो 9 थोड़ा सा डिफरेंट है एक लाइनर ही। ऑडिट, प्लानिंग, और एक नया वर्ड आपको यहां नजर आएगा, डेट इज ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम।
और मेमोरेंडम का यहां मतलब है उससे रिलेटेड हमने क्या बनाई है, एक मेमोरेंडम का मतलब ये होता है एक डॉक्यूमेंट। हमने क्या बनाई, एक समरी बनाई, और इस समरी में कितनी चीजें लिखी, सिंपल 3 चीजें, क्योंकि प्लानिंग की बात है। तो पहला स्कोप, क्या क्या ऑडिट करना है, कितनी गहराई में करना है, एक्सटेंट मतलब काम से रिलेटेड। नंबर 2, जो भी आपने इश्यूज एंड रिस्क क्या किए, आइडेंटिफाई किए, कैसे उन्हें मैनेज करना है। नंबर 3, आपके उन रिस्क के ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहने वाले हैं, और रिस्क क्या थे वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 लिख के भी दिए थे। EPS, दैट मीन्स एंगेजमेंट, परवेसिव एंड ऐसे स्पेसिफिक रिस्क। पॉइंट नंबर 10, डिटरमिन ऑडिट, आप डिटरमिन कीजिए मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी आप चैप्टर 3 में पढ़ के आते हैं, सा नंबर 320, राइट। तो मटेरियलिटी सा नंबर 320। दैट मीन्स आपको क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड M फॉर मटेरियलिटी। और मटेरियलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वही हम पढ़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर का क्या, पीछे प्रोफेशनल जजमेंट। पॉइंट ये खत्म। इसी तरह से 11वां पॉइंट भी बिल्कुल छोटा सा, दैट इज आपको कंसीडर करना है क्या बैंक ने अपनी बुक्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है या नहीं। और गोइंग कंसर्न देखने के लिए हम क्या लगाते हैं भैया, सा नंबर 570, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ते हैं। सो कंसीडर गोइंग कंसर्न, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, आपने देखने इवेंट्स एंड कंडीशंस, हालात देखिए। और हालात क्या बता रहे हैं, हालात कास्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा आशंका, डाउट, किसके ऊपर, ऑन बैंक्स एबिलिटी टू कंटिन्यू। क्या वो इस तरह के हालात तो नहीं है कि वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से चल भी पाएंगे या नहीं। पॉइंट नंबर 12 अच्छा है, स्टार लेंगे हम। आपने असेस करना है द रिस्क्स ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन। तो नेचुरल है, फ्रॉड की बात आ गई, फिर से रिपीट टेलीकास्ट हो गया, सा नंबर 240 का। और 240 में ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव आते हैं 3। एक सेम वही चीज, आइडेंटिफाई पहले करो, फिर कंप्यूट करो क्या, रॉमन, और रॉमन की वजह ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। नंबर 2, आप ऑब्टेन करें, क्या ऑब्टेन करें, साई कागज चाहिए आपको, ठीक है, ऑन जो क्या हुई है MS मिस स्टेटमेंट। तीसरा क्या देना है आपने, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, और ऐसा लग रहा है तो आपका उसके ऊपर फैप फूप कह लीजिए। और इसी पॉइंट में वो कहता है आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जो कि हम बार बार कह रहे हैं, कितनी चीजें ABC। एंड लास्ट में हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे। तो देखिए हमारा कानून है PMLA एक्ट 2000
2 का। तो आरबीआई ने क्या करी है, इसके लिए गाइडलाइंस बना के दी हैं कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। उन्हीं गाइडलाइंस में सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आती है, हमें हर कस्टमर का क्या करना है, केवाईसी, नो योर कस्टमर, ठीक है। और केवाईसी के लिए क्या करना है, बैंक को एस्टेब्लिश करना है 3 चीजें, पीपीसी, पी फॉर कुछ पॉलिसीज, पी फॉर कुछ प्रोसीजर, सी फॉर कुछ कंट्रोल्स, कि आप बनाइए। किसके लिए बनाइए, 2, ताकि आप कर सकें डीआरआर कहो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आरडी जैसा भी अच्छा लगे, ताकि हम उसे डेटर रोक सकें, आर से रिकॉग्नाइज कर सकें कि हां, और आर से क्या कर सकें, हम रिपोर्ट कर सकें किसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज पे। तो ये होगा जी अपना 12वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। ओनली वन लाइनर पॉइंट, कहता आप असेस करें, जैसे हमने रिस्क की बात करी थी, ईपीएस, उसमें से कौन से वाला, स्पेसिफिक रिस्क, कहता वो असेस करें। तो कहता रोम आप असेस करें, कहां असेस करें, एट, पूरी की पूरी एफएस लेवल पे हो सकता है, और कहां हो सकता है, एट असर्शन लेवल, आइटम वाइज, किसी आइटम में, राइट। पॉइंट नंबर 14, कहता कुछ रिस्क हो सकते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग, विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, कि कुछ चीजें आपने आउटसोर्स की होंगी। तो आउटसोर्सिंग किसके लिए होती है, आउटसोर्सिंग होती है टू रिड्यूस कॉस्ट, कि यार बाहर से कुछ एम्प्लॉय उठा लेंगे, सस्ते पड़ेंगे। तो एक चीज ये होती है रिड्यूस कॉस्ट, और दूसरी चीज होती है सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, कि अपने पास एक्सपर्ट है नहीं इस काम के लिए, बाहर से ले लो। तो आउटसोर्सिंग तो करवा ली, बट बाहर का आदमी है तो क्या है, रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ। तो इसलिए इस रिस्क को क्या करना जरूरी है, मैनेज। कहते ये आप देखिए। देन अगला पॉइंट फिर से रिपीट टेलीकास्ट कह सकते हैं। अब आ रहा आपका रिस्पॉन्स, जिसका मतलब ही फैप है। जो जो आपने रिस्क देखे, तो इसलिए फैप के ऊपर सा कौन सा पढ़ते हो आप, 330, कहां, चैप्टर नंबर 3 में, वो भी लिखना हो तो आपके ऊपर है, ठीक है। सा नंबर 330 के अंदर, और 330 में आप क्या लगाते हो, फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और वो फैप कैसे लगाते हो, एस टू NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट, स्ट्रेस टेस्टिंग। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो सारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, क्रैश। तो यहां स्ट्रेस टेस्टिंग किसकी हो रही है, सॉफ्टवेयर
टेस्टिंग एक्टिविटी, उस सॉफ्टवेयर की हम क्या देख रहे हैं, रॉबस्टनेस, कितना वो स्ट्रांग है, मजबूत है। और टेस्टिंग कैसे करेंगे? बाय टेस्टिंग, यह है बियॉन्ड द लिमिट्स, कि हां बियॉन्ड द लिमिट्स, किस चीज की? नॉर्मल जो काम होता है, क्योंकि टेस्टिंग तो तभी होगी बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं, ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस। तो इसी को हम नाम दे देते हैं मिशन क्रिटिकल। लास्ट पॉइंट, आरबीआई ने रिक्वायर्स बीओडी अप्रूव्ड, मतलब जो बैंक का बोर्ड है बीओडी अप्रूव्ड बैंक्स क्या बनाए? स्ट्रेस टेस्टिंग एक फ्रेमवर्क अपना बनाए। अगले 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टार पॉइंट, बेसल 3 फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क का मतलब ये है नॉर्म्स। तो बेसल 3, बेसल जो की जगह है कहां? स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक। तो 2008 के रिसेशन के बाद ये कुछ नए फ्रेमवर्क्स आए। आप इसे नॉर्म्स कहें, आप इसे अकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, कि आपको ये कंप्लायंसेस करने हैं। तो बेसल 3 पे एक डॉक्यूमेंट आता है दिसंबर 2010 में आता है, और इसे रिलीज किया बाय बीसी बस, स्टैंड्स फॉर B for Basel, C for committee, on B for banking, S for banking की क्या करनी है? सुपरविजन। तो उस कमेटी ने ये कुछ नॉर्म्स बनाए। ये नॉर्म्स बनाए किसके लिए? फॉर जैसे आप कह लीजिए बहुत ज्यादा रिस्क हो, सब प्राइम क्राइसिस, जो रिसेशन हुआ था उस वजह से बनाने पड़े। तो ये क्या है? ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड के लिए कह लीजिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि बैंकों को फॉलो करना चाहिए, डूबे ना। तो इस बेसल ने क्या किया? इन्होंने प्रपोज किया मिनिमम सेट ऑफ क्राइटेरिया, कम से कम ये क्राइटेरिया फॉलो करें बैंक, डूबे ना, फॉर इंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ regulatory capital. With this we are to the last point. Point number 18. Again star. Reliance, rely करना या रिव्यू करना, चेक करना, किसको? ऑफ अदर रिपोर्ट्स। स्टार्टिंग में भी देखिए हमने 8 रिपोर्ट की बात की थी। कहता कुछ रिपोर्ट्स आप चेक कर लो, इस पे आप एक कोड की लिख सकते हो, मिस पूजा, वो सुना भी होगा, पंजाबी कोई क्या है, सिंगर है, मिस पूजा, ठीक है जी। तो जी
पहले पूजा की बात करें या मिस की बात कर लें? चलो आप खुश रहो, ये आ गई पूजा। पी से प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट को आप जरूर पढ़ें। देन एम से मैनेजर जो बैंकों का चेंज हो जाता है, मैनेजर चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, जब बैंकों का मैनेजर चला जाता है तो नए बैंक को रिपोर्ट देता है। देन आई से विशेष रूप से आरबीआई की इंस्पेक्शन की पावर थी, आरबीआई, आई से आ गया आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्योंकि मिस में ये थोड़ा सा मिस हमें कह लो, एस एक ही लेंगे लेकिन आई दो बनाएंगे। आई से है आपका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, और लास्ट में एस आपका बच गया वेरिफिकेशन, चेक करना ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्ट, जो सिक्योरिटीज आपने दे रखी हैं। तो विद दिस ये कम से कम आपको रिपोर्ट याद करनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, राइट। तो यहां पे ये लेक्चर ए पार्ट समाप्त करते हैं। विल कंटिन्यू विद इट। थैंक यू।